बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट डिस्कशन फुल लेंथ पेपर 5 इंग्लिश का ये FLP 5 है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड। आपको पता है कि सिंस और फॉर जो हैं ये मार्कर हैं परफेक्ट टेंस के या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के, राइट। तो अब परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर परफेक्ट टेंस तो कोई भी नहीं है, इसलिए सिंस और फॉर वैसे भी आईएनजी वाली फॉर्म की निशानियाँ होती हैं। तो आप कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड। आंसर आपका सी हुआ। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये मार्कर कैसे हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था एक, और वो ये था कि आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। तो अब चूँकि नो एक ऐसा वर्ब है जो कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो कॉन्टिन्यूस टेंसेज में यूज़ नहीं होता। तो उस केस में आप सिंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे भी हो सकता है कि हम कहेंगे अब तक जब से हमने ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक हम सिर्फ एक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो हम कहेंगे वी हैव डिस्कस्ड ओनली वन क्वेश्चन सिंस वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। इस तरह से भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। ऑलरेडी, जस्ट, ये भी निशानियां हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। फॉर एग्जांपल ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। अगर जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हो तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। अगर ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हो, जैसे आई जस्ट वेंट आउट, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। एक और बात बता दूं कि जस्ट पास्ट इंडेफिनिट की निशानी है अमेरिकन इंग्लिश में, और जस्ट निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ब्रिटिश इंग्लिश में। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। इनमें से ये हम नहीं कह सकते कि प्रीफर ब्रिटिश को करेंगे या अमेरिकन को करेंगे। अगर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जस्ट लिखा हुआ है और फिर आगे चलकर ब्लैंक है, जैसे कि यूएचएस के पेपर में आया था 2023 में, वी जस्ट, अब जस्ट फ़ौरन लिखा हुआ, अब आगे ब्लैंक थी, तो वहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म हैड आनी थी। वी जस्ट हैड द गेम ऑफ टेनिस फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसी तरीके से इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हो तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव स्टडीड टेंसेज लाइक दिस। Question number 2, some of the books on the table dash to me. Some of the books on the table belong to me. First option A, इसमें कोई तरह इंपॉर्टेंट रूल नहीं था। Question number 3, my parents dash near Lahore nowadays. एक तो सेंटेंस पढ़ते ही आपके जहन में ये आना चाहिए कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ये निशानियां हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। लेकिन अब ये चार ऑप्शन में देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो इसमें है नहीं, इज एम आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म तो यहाँ पर है नहीं। तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रिफर करेंगे। माई पेरेंट्स लिव नियर लाहौर नाउ अ डेज। ज़्यादा बेहतर होता अगर बीटा में यूँ होता ना कि आर लिविंग, तो फिर वही आपका आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैड माई हेयर कट ऑफ। आई हैड माई हेयर कट ऑफ। अब हेयर जो है यहाँ पर कभी भी एस के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ जब तक कि 2, 3, 4 अगर का न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो, तो फिर आप कहेंगे 2 हेयर्स, फिर आप कहेंगे वर फाउंड इन द टी कप एंड आई टुक देम, फिर देम भी आएगा आउट। लेकिन यहाँ पर हेयर सिंगुलर ही है। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड डैश इट, तो आपने देखा है हेयर के लिए इट आया है, देम नहीं आया। तो फिर वही बात ये है, हैड पहला ऐसा पास्ट में तो दूसरा ऐसा पास्ट में ही आएगा। ए ऑप्शन प्रेजेंट है, ये इसलिए नहीं हो सकता सेल। बी ऑप्शन में सेलिंग है, ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकती। और आई हैड पहला हिस्सा पास्ट में है, एंड टू सेल इसको वैसे नहीं आता, पैरेलल स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। तो सोल्ड, अब एंड से पहले अगर सेकंड फॉर्म है, हैव, हैड सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म आएगी, एंड सोल्ड इट। तो ज़्यादा गलती का जो चांस था वो था इसमें कि इट की बजाय वो दैम यूज़ कर दे, ये रॉन्ग हो गया और आंसर आपका
थर्ड ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज वेयरिंग डैश शर्ट। अब आपने ये देखना है कि शर्ट नाउन है, नाउन से पहले आने वाले तमाम जो वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव्स होंगे, और एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मसलन कोई एडजेक्टिव ऐसी होगी जो आपकी ओपिनियन शो करती है, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डर्टी। अब डर्टी जो है ये ओपिनियन शो करती है। तो आपको दो शॉर्टकट्स दे देता हूँ कि एडजेक्टिव्स की लिस्ट में सबसे पहला जो होगा वो हमेशा हमेशा ओपिनियन वाला वर्ड होगा। तो जिस ऑप्शन में डर्टी स्टार्ट में नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। दूसरी आपको एग्जांपल दूं कि फ्लैनल, फ्लैनल इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ, कपड़े की एक टाइप है। तो टाइप या मटेरियल वाला जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा अपनी लिस्ट में सबसे एंड पर होगा। तो जिस लिस्ट में फ्लैनल एंड पर नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता। बी, सी और डी, ना तो इनका स्टार्ट सही है, यानी कि ओपिनियन वाले से स्टार्ट नहीं हुआ, और ना ही इनका अंजाम ठीक है, यानी कि इनके सब के एंड पर क्या आना चाहिए था, फ्लैनल आना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। वैसे आपको फार्मूला बता दूं कि एक एडजेक्टिव से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव की तरतीब का फार्मूला ये है osas.com। ओ मीन ओपिनियन यानी गुड या बैड, सास एस मीन साइज गुड या शॉर्ट या लॉन्ग, ए मीन एज न्यू या ओल्ड, और एस मीन शेप ओवल सर्कुलर। ओ सास हो गया, डॉट मैंने वैसे अपनी तरफ से कह दिया। कॉम का सी, सी मीन कलर ब्लैक वाइट, ओ मीन ओरिजिन पाकिस्तानी इंडियन, एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल यानी कि वुडन, और उसके बाद आप देखेंगे कि टाइप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, as he came to dash first he looked up for a moment with a slightly sad expression। एज ही केम टू द फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल मीन जो तरतीब ज़ाहिर करे, 1 2 3 4, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तरतीब के लिहाज से पहले है तो आप कहेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अगर वो 1 2 3 वर्ल्ड वॉर 1 तो फिर आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ। एक और बात बता दूँ, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल, तादाद जो ज़ाहिर करे उसको कॉर्डिनल कहते हैं, और जो तरतीब ज़ाहिर करे उसको ऑर्डिनल कहते हैं। अगर ये दोनों इकट्ठी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि 2 फर्स्ट इनिंग्स, तो आप 2 फर्स्ट इनिंग्स नहीं कहेंगे, तरतीब के लिहाज से ऑर्डिनल पहले आएगी, यानी फर्स्ट 2 इनिंग्स ऐसे होगा। अच्छा, अब ये बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे फर्स्ट के साथ आर्टिकल द नहीं आना। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट हैंड, इनमें फर्स्ट के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये वर्ब के लिए आए, जैसे पहले सोचो, पहले बात को सोचो फिर मुंह से बोलो, फर्स्ट थिंक, अब द फर्स्ट नहीं कहेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर मिल्टन बिकेम प्रिंसिपल। अब मिस्टर मिल्टन जो है ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, प्रिंसिपल एक ओहदा पर्टिकुलर है। इन 1998 पर्टिकुलर ईयर है, तो आर्टिकल द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। अच्छा, एक और बात बता दूं कि इन 1998 प्रेपोजिशन इन के बाद जब भी कोई पास्ट ईयर आता है तो फिर आप उसे करते हैं टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। मिस्टर मिल्टन बिकेम प्रिंसिपल होगा, मिस्टर मिल्टन हैड बिकम प्रिंसिपल नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरीके से बाय प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई फ्यूचर का ईयर आ जाए तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, जैसे बाय 2030 कॉमा यू विल हैव बिकम डॉक्टर्स इंशाल्लाह। शैल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, टू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डैश एवरीबडी ड्यूटी। अब टू लुक इन्फिनेटिव है, जब कोई एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो इज़ एवरीबडीज अपॉर्चुनिटी आएगा, हैज़ एवरीबडी यूनिटी, हैज़ तो सिंगुलर तो है लेकिन वो आएगा नहीं। यहाँ पर मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करवा दूँ कि वो सब्जेक्ट जो हमेशा हमेशा अपने बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेंगे,
उनमें एक तो हो गया इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव आ, जैसे टू एर इज़ ह्यूमन, तो टू एर एक इन्फिनेटिव है, टू लुक एक इन्फिनेटिव है। इसी तरीके से जेरेंड आईएनजी वाली फॉर्म, पार्टिसिपल फ्रेज जैसे कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ माई हॉबी, या स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, दो बातें होंगी। तीसरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़, तीन हो गया द ओनली वन ऑफ द, ये चार हो जाएगा ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ वन द प्राइज़। अच्छा, इसी तरीके से हमेशा हमेशा जो सिंगुलर होंगे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज गिवन अ प्राइज़। ठीक है, यहाँ भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर ही आएगा। मैनी आ चाइल्ड ड्रीम्स, मैनी आ हमेशा हमेशा अपने बाद नाउन भी सिंगुलर लेगा, चाइल्ड और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी अपने बाद हमेशा हमेशा सिंगुलर ही लेगा। इसी तरीके से हेयर, माई हेयर इज़ शॉर्ट, माई हेयर इज़ लॉन्ग। तो ये मैंने वो बातें बताई जो हमेशा हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स finds it quite hard to live on the amount of money they get। बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है बेटा। द मेजॉरिटी ऑफ में अक्सर बच्चे आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ वाला रूल अप्लाई करते हैं, ये वो रूल नहीं है। द मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सैम का रूल है, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ। अब मेजॉरिटी के साथ ए लगे या दा लगे, इससे सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे केसेस में सैम, SAMM ऐसे यूज़ कर लें, सैम ऑफ, यानी सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ। इनमें ऑफ के फ़ौरन बाद जो वर्ड होगा, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स है, इसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स है तो फाइंड आएगा, फाइंड्स नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आगे चलकर पोजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल आएगा। इट इज़ क्वाइट हार्ड टू लिव ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दे गेट, ही गेट नहीं आएगा, शी गेट नहीं आएगा, दे गेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नो सूनर। नो सूनर के साथ जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो समझ लेना इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन चार केसेस में। इन्वर्जन होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। एक बात तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, नो सूनर शी ओपनड, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ओपनड। जिन सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो आप डिड शी से पहले ले जाएंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा। डिड शी ओपन, तो आपका आंसर हुआ अल्फ़ा। नो सूनर शी ओपन के बजाय नो सूनर डिड शी ओपन इट। अब दूसरी बात, नो सूनर के साथ THAN देन यूज़ करते हैं। एज सुन एज के साथ कॉम्बिनेशन में कॉमा यूज़ करते हैं। हार्डली और स्केसली के साथ वैन यूज़ करते हैं, और नो सूनर के साथ THAN देन यूज़ करते हैं। एक एक्सेप्शन थी मुस्तफ़ा कमाल वाले चैप्टर में, उसमें हार्डली के साथ THAN देन आया है, आमतौर पर वैन या बिफोर आता है। वहाँ पर सेंटेंस नहीं होता कि हार्डली हैड मुस्तफ़ा कमाल रीच्ड हाफ द वे देन ही रिसीव्ड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 11, आ नंबर ऑफ सोल्जर्स। आ नंबर ऑफ है तो वर होना चाहिए था अल्फा रॉन्ग, और आ नंबर ऑफ सोल्जर्स वर बीटा करेक्ट। सी, आ नंबर ऑफ सोल्जर्स मे इंजर्ड, मे इंजर होता तो ठीक था, मे बी इंजर्ड होता तब ठीक था, मे इंज्योर होता तो इसका मतलब वो कर सकते थे। डेल्टा क्यों रॉन्ग है? ए नंबर ऑफ सोल्जर्स वुड इंजर्ड, ये जो मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, यूज टू है, ऑट टू है, डेयर है, हैड बेटर है, नीड नॉट है, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स। और हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है। सेकंड ऑप्शन भी आंसर हुआ जी। अगर द नंबर ऑफ होता तो वो सिंगुलर होता। क्वेश्चन नंबर, ये आपने देखा कि बाकी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, ये बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12, द सीजर्स दैट इज इन द ड्रॉर डज नॉट कट
क्लियरली द सीजर्स दैट हु विच और दैट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हु विच और दैट से फ़ौरन पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आएंगे। एक इजाफी बात ये बता दूं कि सीजर्स टोंग्स ट्राउजर्स बगैर एस के कभी भी नहीं आते, तो ये हमेशा प्लूरल होंगे। दैट से पहले अगर प्लूरल वर्ड है तो इज़ नहीं आ सकता, इस बेस पर अल्फ़ा बीटा रॉन्ग हो जाएंगे। सी और डी बच गए। द सीजर्स दैट आर इन द ड्रार्स डोंट, सीजर्स डोंट कट, ये कि डजेंट कट, डोंट कट आएगा, आंसर डेल्टा है। तो बाकी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? अल्फ़ा में देखिएगा इज़ की वजह से रॉन्ग है, और सीजर्स डजेंट नहीं होता। बीटा क्यों रॉन्ग है? सीजर्स इज़ नहीं होता। और चार्ली क्यों रॉन्ग है कि सीजर्स दैट आर तो कर दिया लेकिन आगे डजेंट लिख दिया, डोंट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13, ही नियरली आंसर्ड, उसने क्या आंसर दिया? जो उसकी कोटेशन देनी है तो उसके साथ आप पंक्चुएशन मार्क कॉलन यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में कॉलन है। यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर फुल स्टॉप, ऐसी सूरत हाल में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फुल स्टॉप आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है? कोटेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? ही नियरली मिस्ड डैश, कोटेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज़ करते। डेल्टा, ही नियरली मिस्ड, ये स्लैश, ये कोई पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर में यूज़ नहीं होता, इसलिए रॉन्ग है। Question number 14, my wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. I were dead myself आएगा। अल्फ़ा क्यों रॉन्ग है जी? इसमें उसने उसके आप माई चाइल्ड इज़ डेड कॉमा, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगा दिया, कॉमा स्प्लाइस होता है, ये रॉन्ग होता है जी। बीटा में देखिएगा एंड आई विश आई वर होना चाहिए था, अनरियल पास्ट में आई वॉज लगा दिया, ये इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? आई वॉज लगा दिया, आई वर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15, वेन एवर अहमद रिफर्स टू हिज फेवरेट्स, हिज फेवरेट्स, फेवरेट्स क्या है जी? ये नाउन है। हिज रिप्लेसमेंट टेस्ट लगा लें, हिज हाउस, हिज फादर, हिज मार्क्स, ये सारे नाउन होते हैं, फेवरेट्स नाउन है। वेन एवर अहमद रिफर्स टू हिज फेवरेट्स ही इज़ वॉल्युबल। ज़ाहिर है कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप अंदाज़ा लगा के देखेंगे वॉल्युबल किसे कहते हैं। जब आप अपने फेवरेट के बारे में बात कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बातें करने वाले को वॉल्युबल कहते हैं। बट अब बट जैसे ही आगे आया तो बट से पहले दो वर्ड्स आए हैं, एक है फेवरेट और एक है वॉल्युबल। मैं आपको वोकेबलरी की टेक्निक भी साथ साथ बता दूँ। वोकेबलरी की टेक्निक ये है कि बट एक कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, इससे पहले जो दो वर्ड हैं, एक फेवरेट और एक वॉल्युबल, इसी तरतीब से आगे चलकर फेवरेट का एंटोनिम पहले आएगा और वॉल्युबल का एंटोनिम बाद में आएगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन ही टॉक्स ऑफ हिज एडवर्सरीज, अगर हिज फेवरेट्स है तो उसका अपोजिट हिज एडवर्सरीज हैं। एडवर्सरीज मुखालफिन को कहते हैं। तो ही इज़, अब जो एंटोनिम आएगा वो वॉल्युबल का था। वॉल्युबल का मतलब है टॉकेटिव। टॉकेटिव का एंटोनिम होता है टेसिटर्न या रेसिटेंट, रेटिसेंट। आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन बी हुआ। अग्रेसिव जारहाना को कहते हैं, बिटर तल्ख को कहते हैं और रफ खुरदरे को कहते हैं। अब ये आपके पास है जी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज इन एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द एंटी एक्सपोर्ट बायस, बायस कहते हैं प्रेजुडिस, तासुब को। अमंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज द गवर्नमेंट हैज़ मेड steady progress, steady mean continuous, since 1991। आपने देखा हैज़ मेड प्रोग्रेस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निशानी भी हो सकता है। इन एलिमिनेटिंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग एंड डिस्क्रिशनरी मीन, जो कि ख़ास सवाबदीदी अख्तियारात जो होते हैं अथॉरिटेटिव, कंट्रोल्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, raw materials and components are exempted means exonerated to set somebody free or something, remit कर देना, remission कर देना, माफ़ कर देना, are exempted from license। tariffs कहते हैं जी टैक्स को। tariffs on such imports have been significantly reduced। Tariff categories have been reclassified to incentivize domestic products of capital goods and improve the power situation. The supply of capital goods to the power sector has been made eligible for a refund of terminal excise duty. To encourage the elimination of child labor, exports of hand woven carpets and floor covering were again subject to the production of registration cum membership certificates.
from the carpet export promotion cancel. What imports are exempted? बड़ा आसान सवाल था, स्कैन करके आपने ले आना था वहाँ से कि कौन कौन सी हैं जी imports of capital goods, raw material and components. कौनिसा, कौनिसा एक्सपर्ट को कहते हैं, पेंटिंग एक्सपर्ट को कहते हैं, तो आपका आंसर हुआ जी यहाँ पर क्रूटेक. फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ. और क्रिटिक, ऑब्जर्वर, जज, एनालिस्ट. इलिटरेट अनपढ़ को कहते हैं अनरेड, इग्नोरेंट और अनटॉट. और बैगर भिखारी को कहते हैं वैग्रेंट, पॉपर एंड ड्रिफ्टर. इग्नोरेंट, इनफर्टाइल, इनकेपेबल और ओरिजिनल आप कह लें, जिसने कोई चीज़ नई सीखी ना हो. क्वेश्चन नंबर 18 कॉन्सेंशस बाज़मीर. आंसर आपका हुआ डेल्टा. स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये. दिस इज़ ऑल on my side. Thank you very much.